हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का चैप्टर 3 जो कि मैथ्स का है चतुर्भुजों को समझना, इस वीडियो में हम इसको करेंगे। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि जो इस चैप्टर से जरूरी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सभी बिंदुओं को अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से, तो चैप्टर में जो हमारे प्रश्नावली में सभी प्रश्न आएंगे उसको भी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो जब भी मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें हम पहला बिंदु इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुभुज, यानी कि बहुभुज हम किसे कहते हैं कि रेखाखंडों से मिलकर बना एक बंद वक्र, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज। अब इसको हम समझते हैं। जैसे कि देखिए कहा गया है कि रेखाखंडों से मिलकर बना एक बंद वक्र, यहाँ पर एक ये वर्ड और एक ये वर्ड, ये आपको समझना जरूरी है। अगर इन दोनों वर्ड को समझ गए तो इसे समझना बहुत ही आसान है। रेखाखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ से हमने एक रेखा खींचा इस तरह से और यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। ये दो बिंदु हो गए, ये स्टार्टिंग बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखा खींची गई है इसे ही हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। और वक्र, बंद वक्र, तो वक्र का मतलब है जैसे कि ये हमने एक रेखा खींच दिया, ये भी है लेकिन ये वक्र है, यानी कि ऐसे ये टेढ़ा है, ये बिल्कुल सीधा है, ये टेढ़ा है। इसी तरह से हमने ये भी एक क्या है, ये खींचा लेकिन ये बंद है चारों तरफ से, ये लेकिन खुला हुआ है। जैसे कि ये हमने खींचा, ये भी क्या है, एक खुला हुआ है यहाँ से, तो इसको हम क्या कहेंगे, खुला हुआ वक्र, लेकिन ये बंद वक्र है। जैसे एक और हम बात करते हैं, ये इस तरह से हमने एक खींचा, अब ये क्या है, ये भी खुला हुआ है। अब ये रेखाखंडों से मिलकर बना एक आकृति है ये, लेकिन ये खुला हुआ है, तो ये भी क्या है, एक वक्र है। अब यहाँ पर इनमें से अगर बात करें हम बहुभुज की, तो इनमें से कोई सा भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि बहुभुज का मतलब क्या है कि रेखाखंडों से मिलकर बना एक बंद वक्र। जैसे कि ये रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है, ये बंद है लेकिन ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, ये वक्र रेखाएं हैं, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसे हम बहुभुज नहीं कहेंगे। और इसकी अगर बात करें हम, तो ये रेखाखंड से मिलकर तो बना है लेकिन यहाँ से खुला हुआ है। अगर यहाँ से भी हम इसको बंद कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा एक बहुभुज। ऐसी बात करें अगर हम इसको, ये एक क्या है हमारा, इसको भी हम रेखाखंड से मिलाकर एक आकृति बना रहे हैं, इसको अगर हम इस तरह से मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक बहुभुज। अगर हम बात करें इस आकृति की, जैसे कि ये देखिए, ये एक आकृति है, क्या ये एक बहुभुज है, तो कहेंगे आप कि नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है, रेखाखंड से मिलकर तो बना हुआ है, ये सारे रेखाखंड तो हैं लेकिन यहाँ से ये खुला हुआ है, तो इसलिए ये आकृति एक बहुभुज नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको अगर जोड़ देते हैं तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, एक हमारा बहुभुज हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ आकृतियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुभुज। तो आई होप आपको बहुभुज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगला बिंदु क्या है हमारा, विकर्ण। तो दोस्तों विकर्ण किसे कहते हैं हम, इसे आप ध्यान से समझना कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है कोई आकृति, ठीक है, इसको अगर हम एक बिंदु से, इसके एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को अगर जोड़ें, और हम कैसे जोड़ेंगे, दो रेखाखंड को मिला के, तो इस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, एक विकर्ण। इसी तरह से हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाकर एक रेखाखंड खींचे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण। अगर मान लीजिए ये भी कोई एक आकृति है, अब ऐसा नहीं है कि शीर्षों को हम इस तरह से मिला देंगे तो ये भी ये विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण नहीं कहलाएगा। उसके सामने के कोण जो होंगे उनको मिलाए जाने पर क्या कहलाता है, वो एक विकर्ण। जैसे कि इस शीर्ष से हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेखा एक विकर्ण। इसी तरह से इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको विकर्ण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ।
तो दोस्तों अगला बिंदु हमारा आता है, महत्वपूर्ण है कि बहुभुजों के प्रकार। तो हमने ये तो समझ लिया कि बहुभुज कौन से होते हैं, अब हमें ये समझना है कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुभुज आपके 4 प्रकार के होते हैं, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, सम बहुभुज और एक ये विषम बहुभुज। तो ये चारों को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अवतल बहुभुज कौन से बहुभुज होते हैं। तो वे सभी बहुभुज जिनमें कम से कम एक कोण जो हो वो 180 डिग्री से ज़्यादा का हो। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक आकृति बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया एक आकृति, ये इस तरह की एक आकृति है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला कोण है ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री कितने तक होता है, ये हमने रेखा खींचा, ये जो कोण होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 डिग्री का होता है, लेकिन ये तो ज़्यादा है इसीलिए ये क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक अवतल बहुभुज। ठीक है दोस्तों, एक से ज़्यादा कोण भी हो सकते हैं 180 डिग्री से, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल बहुभुज की। तो उत्तल बहुभुज में क्या है दोस्तों कि सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, वो से हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास चतुर्भुज है, इसमें ये सभी कोण क्या हैं, 180 डिग्री से कम के हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, एक उत्तल बहुभुज। जैसे कि ये मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, ये भी क्या है 180 डिग्री से कम के हैं सारे कोण, तो ये भी क्या है, एक उत्तल बहुभुज, ये दोनों हैं। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल बहुभुज के उदाहरण। अब बात कर लेते हैं हम सम बहुभुज की। तो सम बहुभुज में क्या होता है दोस्तों कि सभी कोण और भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सम बहुभुज। जैसे बात करते हैं हम, आपने वर्ग तो देखा ही होगा, वर्ग किस प्रकार का होता है, उसकी सारी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर, और इसके कोण भी बराबर होते हैं, सभी 90 डिग्री के कोण इसके होते हैं। तो इसलिए वर्ग हमारा किस प्रकार का एक बहुभुज है, सम बहुभुज है। तो इस तरह के जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, उसे हम कौन से बहुभुज कहते हैं, सम बहुभुज। तो ये हो गया हमारा सम बहुभुज। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट प्रकार की, जो कि है विषम बहुभुज। तो विषम बहुभुज इसका बिल्कुल उल्टा है सम बहुभुज का, कि इसकी न तो भुजाएं बराबर हो और न ही कोण, उसे हम क्या कहेंगे, एक विषम बहुभुज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास कोई एक चतुर्भुज, इसमें न ही ये इसके बराबर है न ही ये इसके बराबर है, तो इसलिए ये सभी क्या हैं, आपस में एक विषम बहुभुज के उदाहरण हैं, और इसके ये कोण भी बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक विषम बहुभुज। तो दोस्तों ये हो गया विषम बहुभुज, ये हो गया हमारा अवतल बहुभुज, ये हो जाता है हमारा उत्तल बहुभुज, और ये होता है सम बहुभुज। तो इस तरह से हमारे बहुभुज के प्रकार 4 होते हैं। चारों को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की ओर। तो दोस्तों अगला मुख्य बिंदु है हमारा कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि सभी कोणों के माप का योग 360 डिग्री हो। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक हमारे पास चतुर्भुज है, इसमें ये सभी कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, चारों का योग 360 डिग्री का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, और ये मान लीजिए कोई से भी एक o मान लीजिए। तो अगर हम चारों कोणों को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 360 डिग्री। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, कोण योग गुणधर्म, जिसमें सभी चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण योग गुणधर्म। इसका उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमें 3 कोण का माप दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है 70, ये दिया गया है 50, ये दिया गया है 100, और हमसे पूछा गया है कि इस O का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ देंगे और 360 में से घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा O। तो हम इसका उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्या, कोण योग गुणधर्म। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। तो दोस्तों अगला मुख्य बिंदु आता है हमारा बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री का होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक बहुभुज है,
इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी कोण तो अंदर के कोण है, यानी इस बहुभुज के अंदर के कोण है, लेकिन ये जो कोण है ये बहुभुज के बाहर है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ब्राहकोण। ठीक है, और ब्राहकोण के जो सभी माप होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। जैसे कि ये हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये हो जाएगा, ये भी ब्राहकोण हो जाएगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इस तरह से ये भी एक क्या हो जाएगा, ब्राहकोण। तो इस तरह से हमारे ये ब्राहकोण तीनों हो जाएंगे और इन तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। इसी तरह से एक और हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक इस तरह की आकृति है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, ब्राहकोण है, ये सभी अंदर आंतरिक कोण तो ये सभी कहलाएंगे अंदर वाले इस आकृति के, लेकिन ब्राहकोण कौन कौन से हैं, ये सभी, ये 1 2 3 4 5, तो इन पांचों का योग हमारा कितना होगा, ये 360 डिग्री। इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज के ब्राहकोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों आई होप आपको यह मुख्य बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा मुख्य बिंदु है चतुर्भुजों के प्रकार। तो चतुर्भुजों के प्रकार में हमें ये सीखना है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहला आता है हमें चतुर्भुजों के प्रकार में समलंब। तो समलंब किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है वो देखिए कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समलंब। और इसमें आपको ये समझना है कि समांतर का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास रेखा है और ये इसमें हमने इस तरह से रेखा खींची और इसके बाद हमने ये एक रेखा खींच दिया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये और ये जो रेखाएं हैं ये आपस में क्या है कि इनको हम कितना भी आगे बढ़ा लें ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, लेकिन जब हम ये और ये रेखाओं को आपस में बढ़ाएं तो ये आगे जाकर एक दूसरे को मिला रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसलिए इसमें ये दोनों जो रेखाएं हैं ये आपस में क्या है, इनके बीच का जो गैप है ये बराबर है, इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो इसलिए भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो अगर हम बात करें इस वाले चतुर्भुज की तो ये क्या है, एक हमारा समलंब चतुर्भुज है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, ये एक इस तरीके की आकृति है। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि इस आकृति में ये और ये जो रेखाएं हैं ये भी क्या है, आपस में समांतर हैं, यानी कि इसको भी हम कितना भी आगे बढ़ा लेंगे फिर भी ये आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले चतुर्भुज के प्रकार की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा प्रकार है चतुर्भुज का पतंग। तो पतंग किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, इसमें देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं का कि जैसे मान लीजिए ये पतंग की आकृति का हमारे पास एक चतुर्भुज है, अब इसके ये दो विकर्ण हो जाएंगे, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब का मतलब है कि जब ये एक दूसरे को काटें आपस में तो फिर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, समलंब। तो दोस्तों ये हो गया पतंग का पहला विशेषता। अब दूसरा विशेषता ये है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समद्विभाजित करना का कि एक दूसरे को आपस में काटे, इसे ही हम क्या कहते हैं, समद्विभाजित करना, यानी कि एक दूसरे को आपस में दो बराबर भागों में बांटें। जैसे कि ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है ये आपस में क्या होंगे, बराबर, और ये वाला हिस्सा ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसी को हम समद्विभाजित कहते हैं। और तीसरा इसका क्या है विशेषता कि आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है। आसन भुजाओं का मतलब है दोस्तों कि साथ में, जैसे कि ये भुजा इसके साथ है, ये भुजा इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये क्या होंगे, आपस में इनका युग्म बराबर होगा, ये इसके बराबर होंगी, ये इसके बराबर होंगी, इसी को हम आसन भुजाओं का युग्म बराबर होना कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चतुर्भुज का प्रकार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। तो अगला हमारा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझना। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। मतलब क्या है इसका कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, ये इस तरह से कोई चतुर्भुज है, इसमें ये आप देख रहे हैं
कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। बराबर का मतलब ये है दोस्तों कि ये आपस में समांतर हैं। इसको हम कितना भी आगे बढ़ा लें और इसको भी हम कितना भी आगे बढ़ा लें, इसी तरह से इसको और इसको भी हम कितना भी आगे बढ़ा लें, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। इसीलिए इनकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या हैं, समांतर हैं। इसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों ये हो गया समांतर चतुर्भुज का पहला गुण। अब इसका दूसरा गुण देखिए कि सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होने चाहिए। यानी कि ये जो कोण अगर 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होना चाहिए। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज की ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए कि उनके सम्मुख भुजाओं बराबर होनी चाहिए और उनके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समांतर होनी चाहिए आपस में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का प्रकार। अब इसका तीसरा विशेषता देखिए कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर ये जो दोनों विकर्ण होंगे इसके इस तरह से, यहाँ पर समझिए कि अगर इसके दो जो विकर्ण होंगे वो अगर आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यानी कि वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों आपस में विभाजित हो रहे हैं तो इसमें अगर ये हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से इसकी अगर ये तीनों विशेषताएं संतुष्ट होती है किसी भी चतुर्भुज पे तो उसे हम एक समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले इसके प्रकार की ओर। तो अगला प्रकार है हमारा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मतलब क्या है दोस्तों, इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि देखिए सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो सभी भुजाएं कौन से इस चतुर्भुज के बराबर होती है, वर्ग की। सिर्फ वर्ग ही ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं और कोण एक दूसरे के सम्मुख बराबर होते हैं। और दोस्तों इसका एक और विशेषता ये है कि इसकी विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यानी कि परस्पर लंब का मतलब क्या है कि इसके अगर विकर्ण हम बनाएं ये इस तरह से तो ये इस पे जो ये वाला भुजा है इस पे ये 90 डिग्री का कोण बनना रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं कि लंब होना। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं होती है सम चतुर्भुज की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार के चतुर्भुज की ओर। तो दोस्तों अगला प्रकार का हमारा चतुर्भुज है आयत। तो जैसा कि आपको आयत के बारे में पता ही होगा, आयत किस प्रकार होता है, इस तरह से आकृति होती है आयत की। अब आयत की क्या विशेषताएं होती हैं दोस्तों, वो देखिए कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि ये इसके सम्मुख है तो इसकी दोनों ये बराबर भुजाएं होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। और दूसरा इसकी क्या विशेषताएं हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होने चाहिए। यानी कि इसकी ये सभी भुजाएं सम्मुख भुजाएं जो हो वो समांतर होनी चाहिए और इसके सम्मुख कोण समान होने चाहिए और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें अगले इसकी विशेषता की ओर तो इसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। यानी ये समकोण का मतलब कि 90 डिग्री के सभी कोण होने चाहिए, चारों कोण। ठीक है दोस्तों, और इसकी अंतिम विशेषता क्या है दोस्तों कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं। मतलब कि विकर्ण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसे ही हम आयत कहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट प्रकार के चतुर्भुज की ओर जो कि हमारा है वर्ग। तो वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं दोस्तों कि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है वर्ग के बारे में, इस प्रकार का वर्ग होता है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे हम वर्ग कहते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि सभी कोण समकोण होते हैं। जैसे कि आयत में भी था और इसमें भी है कि सभी कोण क्या होते हैं, आपस में 90-90 डिग्री के होते हैं। और इसकी तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों कि विकर्ण परस्पर लंब या बराबर होते हैं। मतलब विकर्ण अगर हम बनाएं इनके तो क्या होंगे, एक दूसरे के लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण बनते हैं विकर्ण के भी।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वर्ग के बारे में विशेषताएं। आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें मैंने बताई है, मुख्य बातें, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अब मैं अगली वीडियो जब इसके प्रश्नावली की 3.1 डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ। धन्यवाद।